गांव के बिल्कुल किनारे, जहां मिट्टी का रास्ता धीरे धीरे खेतों में बदल जाता था, वहीं एक पुराना सा झोपड़ा खड़ा था। झोपड़ा इतना साधारण कि दूर से देखने पर लगता मानो मिट्टी की दीवारें बस हवा के भरोसे टिकी हों। उसी झोपड़ी में रहता था मंगरू कुम्हार। मंगरू गरीब था पर मेहनती था। उसका शरीर दुबला पतला, चेहरा सांवला, आंखों में मासूमियत। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से सने रहते। वही मिट्टी उसके जीवन का सहारा थी, वही उसकी रोजी रोटी। उसके साथ रहती थी उसकी बूढ़ी माँ। माँ की कमर झुक चुकी थी, बाल पूरे सफेद, आंखें धुंधली, पर बेटी के लिए दुआएं हमेशा साफ और सच्ची। सुबह होते ही माँ खांसते हुए उठती। मंगरू बेटा, सूरज निकल आया है। देख, आंगन में कितनी धूप फैल गई है। काम पर नहीं जाना क्या? हाट का दिन है आज। देर करेगा तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी बैठने को। हाँ अम्मा, जाता हूँ। बस हाथ मुंह धोकर निकलता हूँ। आज हाट में ज़्यादा घड़े बेचने हैं। अगर सब बिक गए ना तो घर के लिए थोड़ा अनाज भी ले आऊँगा, और तेरे लिए गुड़ भी। वो तालाब के किनारे से चिकनी मिट्टी लाता, चाक पर बैठता, चाक घूमता और मिट्टी से घड़ा, सुराही, दिया आकार लेने लगते। माँ दूर बैठी देखती और कहती, बेटा, तेरे हाथ में तो सचमुच जादू है। जब तू इस सूखी मिट्टी को छूता है ना, तो ये भी जैसे मुस्कुरा उठती है। बस ऊपर वाला तेरी किस्मत में भी थोड़ा रंग भर दे। तेरी मेहनत का फल तुझे ज़रूर मिले, यही दुआ करती हूँ मैं हर रोज़। अम्मा, रंग तो है हमारी जिंदगी में। देखो ना, ये मिट्टी कैसे रंग बदलती है। अभी तो साधारण सी लगती है, लेकिन जब चाक पर घूमती है तो घड़ा बन जाती है, फिर आग में तपकर और निखर जाती है। शायद हमारी किस्मत भी ऐसी ही हो। अभी सादी दिखती है, पर एक दिन मेहनत की आंच में तपकर जरूर चमकेगी। पर सच्चाई ये थी कि घर में कभी भरपेट खाना नहीं बनता था। कई रातें सिर्फ नमक रोटी पर गुजरती। फिर भी मंगरू खुश रहता, क्योंकि उसे लगता जब तक माँ साथ है वो अकेला नहीं। एक दिन गांव के पंडित जी आए। अरे मंगरू, अब तू जवान हो गया है, दिन रात मेहनत करता है, घर की जिम्मेदारी उठाता है। अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आएगी तो रौनक बढ़ेगी, तेरी अम्मा को भी सहारा मिलेगा। सच कह रहे हो पंडित जी? क्या सचमुच अब मेरे मंगरू के घर भी शहनाई बजेगी? मैं तो बरसों से यही सपना देख रही हूँ कि आंगन में एक बहू आए, घर में हंसी गूंजे। हाँ, क्यों नहीं। पास के गांव में एक सीधी साधी लड़की है, नाम है सरस्वती। गरीब जरूर है पर बहुत संस्कारी है। घर का काम जानती है, बड़ों की इज्जत करती है। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाता है। मैंने सोचा तेरे मंगरू के लिए वही ठीक रहेगी। कुछ ही दिनों में सादी सी शादी हुई। न बैंड न बाजा, बस गांव के लोग, 2-4 दीपक और सच्ची दुआएं। सरस्वती बहुत मेहनती थी। वो घर संभालती, मंगरू के साथ मिट्टी भी गूंथती। धीरे धीरे घर में थोड़ी रौनक आने लगी। झोपड़ी साफ रहने लगी, दीवारों पर गोबर मिट्टी से लिपाई होती। मंगरू पहले से ज्यादा घड़े बनाने लगा। दो साल बाद एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, चेहरा मासूम। मेरी बिटिया, मेरी लक्ष्मी। देखो अम्मा, कैसे नन्हे नन्हे हाथ हैं इसके। जैसे ही मुस्कुराती है ना, लगता है पूरा आंगन रोशनी से भर गया। अब तो लगता है सचमुच हमारे घर में खुशियों ने जन्म लिया है। सच कह रहा है बेटा, ये तो सच में लक्ष्मी बनकर आई है। इसकी किलकारी सुनते ही मेरा सारा दर्द भूल जाता है। लेकिन बताओ, नाम क्या रखेंगे? ऐसा नाम हो जो इसके नसीब में मिठास और उजाला भर दे। मैंने सोचा है इसका नाम पायल रखें। जब ये नन्हे नन्हे कदमों से चलेगी ना, तो घर में छन छन की आवाज़ गूंजेगी, जैसे हर कदम पर खुशियों की रुंझुन बज रही हो। हमारा छोटा सा घर भी तब महल जैसा लगेगा। सब हंस पड़े
अब मंगरू और भी मेहनत करने लगा। वो चाहता था उसकी बेटी कभी भूखी न सोए। वो हाट में सुबह से शाम तक बैठता। कभी कभी लोग मोल भाव करते तो भी वो मुस्कुरा देता। ले जाओ भैया, 2 पैसे कम दे दो, पर घड़ा ले जाओ। बड़ी मेहनत से बनाया है। सुबह से धूप में बैठा हूँ। सोचा था आज कुछ ज़्यादा बिकेंगे तो घर में चूल्हा भी अच्छे से जलेगा। तुम ले जाओगे तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हारे घर का काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक बरसात के मौसम में सरस्वती को तेज बुखार हो गया। पहले तो लगा साधारण बुखार है, मगर दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। मंगरू घबरा गया। वो वैद्य के पास गया। इलाज के लिए पैसे उधार लिए। बीमारी बढ़ती गई, दवाइयां चलती रहीं, मगर सरस्वती की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही गई। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। सांस लेना उसके लिए कठिन हो गया था। एक रात तेज बुखार के बाद उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई। मंगरू उसके पास बैठा उसका हाथ। सुनिए जी, पायल का ध्यान रखना। वो अभी बहुत छोटी है। उसे रात में डर लगता है। उसे अपनी बाहों में सुलाकर ही चैन आता है। अगर कभी वो मुझे पुकारे तो उसे प्यार से समझा देना कि उसकी अम्मा हमेशा उसके साथ है। तुम ठीक हो जाओगी सरस्वती। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। तुम बस हिम्मत रखो। देखो पायल तुम्हें ही ताक रही है। उसे अपनी अम्मा की मुस्कान चाहिए। सब ठीक होगा सरस्वती, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उस रात सरस्वती की सांसें धीरे धीरे थम गईं। लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार गई। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। मंगरू की दुनिया उसी पल उजड़ गई। अब मंगरू अकेला था। एक बूढ़ी माँ और एक छोटी सी बेटी। गांव वाले कुछ दिन सहानुभूति जताते रहे, मगर धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में लौट गए। मंगरू ने आंसू पोंछे। मैं टूट नहीं सकता। मुझे पायल के लिए जीना है। अगर मैं ही हिम्मत हार गया तो उस नन्ही सी जान का सहारा कौन बनेगा। मेरी हर सांस अब उसके नाम है। उसके चेहरे की मुस्कान ही मेरी ताकत है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं खुद को संभालूंगा, उसके लिए खड़ा रहूंगा। वो पहले से दोगुनी मेहनत करने लगा, लेकिन बीमारी में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो खत्म हो चुका था। ऊपर से कुछ पैसे उधार भी ले रखे थे पत्नी के इलाज के लिए। बरसात में झोपड़ी की छत टपकने लगी। एक दिन तेज आंधी आई और मिट्टी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। माँ घबरा गई। बेटा, ये घर कब तक टिकेगा? देख तो सही, दीवारों में दरारें पड़ती जा रही हैं। छत से भी मिट्टी झरने लगी है। बरसात आई तो पता नहीं क्या हाल होगा। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, पर तुम्हें और पायल को सुरक्षित देखना चाहती हूँ। कब तक ये टूटी फूटी छत हमारा सहारा बनी रहेगी? सरस्वती की बीमारी के समय मंगरू ने गांव के साहूकार से पैसे उधार लिए थे। उस समय उसे कुछ समझ नहीं आया था, बस पत्नी को बचाना था। उसने हाथ जोड़कर कहा था, साहूकार जी, जितना चाहिए लिख लीजिए, बस मेरी सरस्वती को बचा लीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, दोगुना काम करूंगा, पर उसकी सांसें नहीं रुकनी चाहिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय अपने पसीने के। आप बस अभी मदद कर दीजिए। पैसा ले जाओ मंगरू, मदद तो कर दूंगा, लेकिन याद रखना, समय पर लौटाना। मेरा हिसाब साफ रहता है और ब्याज बढ़ता रहता है। देर हुई तो रकम भी बढ़ेगी। सोच समझकर कदम उठाना, क्योंकि कर्ज का बोझ हल्का नहीं होता। बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार सरस्वती चली गई, लेकिन कर्ज वहीं रह गया। अब साहूकार का हिसाब बढ़ चुका था। मूल से ज्यादा ब्याज हो गया था। कुछ महीने तक साहूकार चुप रहा। फिर एक दिन वो 2 आदमियों के साथ मंगरू की झोपड़ी पर आ पहुंचा। मंगरू, ओ मंगरू, किधर है? बाहर निकल, कब तक छुपेगा? आज हिसाब साफ करने आया हूं मैं। मंगरू बाहर आया, सिर झुका हुआ था। जी साहूकार जी, बाहर ही हूँ। आपकी आवाज़ सुनते ही आ गया। गलती हो गई जो अभी तक रकम नहीं चुका पाया। गलती? तुमने इलाज के लिए 10,000 रुपए लिए थे। अब ब्याज मिलाकर 20,000 से ऊपर हो गया है। मेरा पैसा कोई हवा में नहीं उड़ा था। साफ साफ बताओ, कब लौटाओगे?
मैं कोशिश कर रहा हूँ साहूकार जी, सच कहता हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। बस थोड़ा समय और दे दीजिए, हालात संभलते ही आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। समय समय तो तुम्हारी औरत को भी भगवान ने दिया था मंगरू, और उसने भी नहीं बचाया। अब मैं क्यों तुम्हें और मोहलत दूं? मेरी दया से काम नहीं चलता, मेरा पैसा हिसाब से चलता है। हर दिन जो देर हो जाएगा, ब्याज अपने आप बढ़ता जाएगा। जितनी देर करोगे उतना बोझ तुम्हारे ऊपर आएगा। अब बहाने नहीं चलेंगे, सिर्फ रुपयों की बात है। समझो, ये समय तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मंगरू के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। माँ अंदर से सब सुन रही थी। पायल कोने में खड़ी थी। मंगरू ने हाथ जोड़ दिए। मेरे पास अभी कुछ नहीं है साहूकार जी, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, दिन रात खड़ा रहूंगा, घड़े बनाऊंगा, हाट में बैठूंगा, एक एक पैसा आपको जरूर चुका दूंगा। मेरा घर, मेरी मेहनत, मेरी इज्जत सब इस कर्ज के लिए है। मेहनत? तेरी मिट्टी के घड़ों से मेरा कर्ज नहीं उतरेगा मंगरू। ये भावनाएं और बातें मेरे काम नहीं आएंगी। अगर पैसे नहीं दे सकता तो इस झोपड़ी को अभी खाली कर दो। मैं और इंतजार नहीं करूंगा। और हाँ, याद रखो, समय बीतने पर ब्याज और बढ़ेगा। माँ कांपती हुई बाहर आई। साहूकार जी, ये हमारा आखिरी सहारा है। बस यही घर है जहाँ हमने अपने दुख सुख बांटे हैं। हमारी मदद कीजिए, हमें मत निकालो, हम बहुत परेशान हैं। 3 दिन का समय देता हूँ, या तो पैसा चुका दो या ये घर मेरा। समझ लो मंगरू, मैं कोई इंसान नहीं, हिसाब का आदमी हूँ। समय बीत गया तो फिर कोई दया नहीं होगी। वो चला गया। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। माँ रोते हुए बोली, बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? यही घर तो हमारा सब कुछ है। हमारी यादें, हमारी खुशियाँ, हमारी उम्मीदें सब यहीं बसी हैं। अगर ये भी चला गया तो हमें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। कहाँ छुपेंगे हम? कहाँ रहेंगे? क्या हम सड़क पर सोएंगे? मेरे बेटे, तुम्हारे और पायल के लिए अब बस यही जगह बची है। बाबा, वो अंकल हमारा घर क्यों ले रहे हैं? हमने तो अपने हाथों से इसे सजाया है, अपनी मेहनत और प्यार से इसे बनाया है। हम सब ने कोशिश की कि घर में खुशियाँ रहें, लेकिन फिर भी क्या हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी? क्या हम अब कहीं नहीं रह पाएंगे? कोई हमारा घर नहीं लेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ये सिर्फ ईंट और मिट्टी का घर नहीं है, ये हमारी जिंदगी, हमारी यादें और हमारी मेहनत का ठिकाना है। मैं अपनी जान लगा दूं, मेहनत करके भी इसे बचाऊंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। साहूकार या कोई भी आदमी इसे हमसे छीन नहीं सकता। मैं इसे अपनी हिम्मत और अपनी ताकत से बचाऊंगा। तीन दिन बाद साहूकार फिर आया। लाया पैसा मंगरू, अपने कर्ज का हिसाब क्यों नहीं चुकता? साहूकार जी, पैसा अभी नहीं है, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, जल्द ही चुका दूंगा। बस थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। तो ये घर अब मेरा है, शाम तक खाली कर दो। समझ गए? अब बहाने नहीं चलेंगे। जो दिन बीत गया उसका हिसाब अब और बढ़ गया है। मैं किसी के रोने धोने से नहीं रुकता। उसने अपने आदमियों से कहकर कुछ ही घंटों में झोपड़ी खाली करवा ली। गरीब मंगरू सिवाय तड़पने के कुछ भी न कर सका। मंगरू ने एक बार झोपड़ी की दीवारों को देखा। यहीं उसकी शादी हुई थी, यहीं पायल ने पहली बार चलना सीखा था, यहीं सरस्वती ने आखिरी सांस ली थी। उसने आंखें बंद की, फिर दृढ़ आवाज में कहा, घर दीवारों से नहीं बनता साहूकार जी, हिम्मत और जज्बे से बनता है। ये सिर्फ ईंट और मिट्टी की दीवारें हैं, तुम ले जाओ, लेकिन मेरा हौसला, मेरी मेहनत और मेरे परिवार का प्यार तुम कभी नहीं ले सकते। ये घर हमारी यादों और हमारी जिंदगानी का हिस्सा है और उसे कोई छीन नहीं सकता। साहूकार तिरस्कार से हंसता हुआ चला गया। उस रात मंगरू, उसकी बूढ़ी माँ और छोटी पायल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। झोपड़ी अब साहूकार की हो चुकी थी। उनके पास बस कुछ बर्तन, एक पुरानी चादर और यादों का बोझ था। आसमान में काले बादल घिराए, हवा धीरे धीरे तेज होने लगी, पत्तियां सरसराने लगी। माँ ने घबराकर पूछा, बेटा, लगता है बारिश आने वाली है। आकाश में बादलों की मोटी परत छा गई है, हवा भी तेज चल रही है, सावधान रहना। हाँ माँ,
पर हम यहीं रहेंगे। पेड़ मजबूत है, इसकी डालें और जड़ें इसे संभाले रखेंगी। अचानक तेज बिजली चमकी। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते सब भीग गए। पायल डरकर मंगरू से लिपट गई। बाबा, आसमान से पानी गिर रहा है, हवा जोर से चल रही है, मैं अकेली हूँ, माँ मेरे साथ नहीं है। डर मत पायल, मैं हूं ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अपनी बाहों में सुला दूंगा। बारिश हो या तूफान, डर की कोई जगह नहीं है। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। बारिश और तेज हो गई। हवा इतनी तेज थी कि लगता था पेड़ की शाखाएं टूट जाएंगी। पानी चारों ओर से बरस रहा था। उनके पास सिर छुपाने के लिए कुछ नहीं था। पुरानी चादर भीगकर भारी हो चुकी थी। माँ कांप रही थी। हे भगवान, हम पर इतनी परीक्षा क्यों? हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी दुआएं सब देखिए, फिर भी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। हम थक गए हैं। पायल भी छोटी है। अब हमारी मदद कीजिए, हमें सहारा दीजिए। मंगरू का दिल टूट रहा था। उसने अपनी गीली धोती का पल्लू फाड़कर पायल के सिर पर बांधा ताकि उसके चेहरे पर कम पानी पड़े। बिजली फिर चमकी। पायल रो पड़ी। अम्मा कहाँ है? मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ये सुनकर मंगरू की आंखों से आंसू बारिश के पानी में धुल गए। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मिट्टी की जमीन कीचड़ बन गई। उनके पैर फिसल रहे थे। बारिश की हर बूंद जैसे उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रही थी। काफी देर बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई। हवा अब भी चल रही थी। तीनों भीगे, थके और कांपते हुए पेड़ की मोटी जड़ के पास बैठ गए। उस रात उन्होंने खुली बारिश के नीचे भीगी जमीन पर बैठकर रात काटी। मंगरू सोया नहीं, वो बस पेड़ की मजबूत शाखाओं को देखता रहा। हर गरजती बिजली के साथ उसके अंदर एक नया संकल्प जन्म ले रहा था। अगले दिन जब बारिश पूरी तरह थम गई तो गांव की गलियों में कीचड़ और सन्नाटा पसरा था। मंगरू की आंखों में रात भर की जाग और दिल में टूटा हुआ सहारा साफ दिखाई दे रहा था। पत्नी की याद हर कदम पर उसे रोकती, लेकिन पेट की भूख और जीने की मजबूरी उसे आगे बढ़ाती रही। वो सबसे पहले चौपाल पहुंचा। भाइयों, 2 दिन का सहारा दे दो। बरगद के नीचे रात काटी है, भीग गया हूँ। कोई कोना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। चौपाल पर बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे घर छोटे हैं मंगरू, और हमारी अपनी अपनी मुश्किलें कम हैं क्या? हर किसी को अपने घर, अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ता है। हम भी अपनी जद्दोजहद में इतने उलझे हैं कि कोई और मुसीबत झेलना मुश्किल होता है। तुम भी तो समझो, ये जगह छोटी है और हमारी ताकत सीमित। हाँ, और कल को अगर तू यहीं बस गया तो इस झोपड़ी में सबका बोझ और बढ़ जाएगा। क्या तुमने सोचा कि सिर्फ हौसले से घर बच जाएगा? मुश्किलें तो हर तरफ है। यहाँ टिकना आसान नहीं है। सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। मंगरू चुप हो गया। वो एक एक घर के दरवाजे पर गया। किसी ने दरवाजा आधा खोलकर ही मना कर दिया। किसी ने साफ कह दिया, हमें माफ कर दो। शाम तक उसके पैरों में जान नहीं बची। उम्मीद का आखिरी सहारा भी टूट चुका था। धीरे धीरे चलते हुए वो फिर उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास आ पहुंचा। पेड़ की जड़ों में अब भी नमी थी। पत्तों से टप टप पानी गिर रहा था। मंगरू कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर उसने चारों तरफ देखा। न कोई अपना, न कोई सहारा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, जब इंसान साथ नहीं देता तो पेड़ ही सही, यही मेरा आसरा होगा। मैं यहीं घर बनाऊंगा, चाहे जैसे भी। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा निश्चय था। उसने पेड़ की मजबूत शाखाओं को देखा। अगर ऊपर टहनियों पर लकड़ी बांध दूं, पत्तों से ढक दूं, तो बारिश से बच सकता हूँ। गांव ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन उस बरगद ने उसे छांव दी थी। और उसी क्षण उसने ठान लिया, अब वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अपनी मेहनत से उसी बरगद पर अपना छोटा सा घर बनाएगा। यहीं से उसके संघर्ष की नई शुरुआत होने वाली थी। माँ पास सूखी लकड़ियां सुलगाने की कोशिश कर रही थी। कहाँ गया था बेटा?
क्या कहीं सहारा मिला, कोई मदद करने वाला मिला? माँ, किसी ने मदद नहीं की। हर कोई बस अपनी ही दुनिया में उलझा था। किसी ने हमारा दर्द नहीं समझा। मैं जानती थी लोग सिर्फ बातों में अपने होते हैं, असली समय पर हाथ नहीं बढ़ाते। माँ, अब मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी मेहनत और हिम्मत से सब कुछ करूंगा। किसी की दया पर उम्मीद नहीं रखूंगा। तो फिर क्या करेगा बेटा? अब तुमने क्या सोच लिया है? मैं बरगद के पेड़ पर घर बनाऊंगा माँ। वहीं हम सुरक्षित रहेंगे। कोई साहूकार, कोई डर, कोई परेशानियां हमें वहां नहीं छू सकेंगी। मेरा हौसला और मेहनत हमारा घर बचाएंगे। क्या कहा तूने? पेड़ पर घर? ऐसा कैसे संभव है बेटा? ये तो सपना जैसा है। हाँ माँ, उसी पेड़ पर। उसकी शाखाएं मजबूत हैं और जड़ें इतनी गहरी कि तूफान भी हिला न पाए। ऊपर मैं एक छोटा सा आसरा बना लूंगा। पायल और आप दोनों सुरक्षित रहेंगी। बारिश से भी बचेंगे। कोई बोझ नहीं होगा। बस हम अपने दम पर रहेंगे। लोग क्या कहेंगे बेटा? पेड़ पर कोई घर बनाता है भला? लोग हंसेंगे, बातें बनाएंगे। माँ, जब लोगों ने हमें ठुकरा दिया तो उनके कहने का क्या डर? अब मैं किसी की नजर या टिप्पणी से नहीं डरूंगा। मैंने ठान लिया है, मैं पेड़ पर घर बनाकर रहूंगा और कोई हमें डरा नहीं पाएगा। माँ ने बेटे का चेहरा गौर से देखा। वही चेहरा जो कभी मासूम था, अब हालात ने उसे कठोर बना दिया था। अगर तूने ठान लिया है तो मैं तेरा साथ दूंगी। भले लोग हंसे, पर मेरा बेटा हार नहीं मानेगा। कुछ पल बाद माँ ने गहरी सांस ली। मंगरू की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वो कमजोरी के आंसू नहीं थे। अगली सुबह सूरज निकलते ही मंगरू काम पर लग गया। वो जंगल के किनारे गया, सूखी मजबूत टहनियां इकट्ठी की। कांटों से हाथ छिल गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। गांव वाले दूर खड़े उसे देख रहे थे। देखो देखो, ये मंगरू तो पागल ही हो गया। पेड़ पर घर बनाएगा। ये कैसे संभव है? ये सोचता है कि सिर्फ हौसले से झोपड़ी टिकी रहेगी। ये आदमी है या सिर्फ ख्वाबों का भरोसा? ऊपर बैठेगा, नीचे देखकर हंसेगा और लोग कहते रहेंगे कि उसने अपने आप को ही मुश्किल में डाल लिया। ऐसा पागलपन हमसे किसी ने नहीं देखा। हाँ हाँ, कल जब तूफान आएगा या कोई बड़ी बारिश होगी तभी समझ आएगी इसे। पेड़ पर घर, ये सपना दिखा रहा है या सच में विश्वास कर लिया है? ये तो खुद ही मुश्किल में फंस जाएगा। देखेंगे कितनी देर टिकता है उसका ये घर और उसका ये हौसला। मंगरू ने किसी की तरफ भी नहीं देखा। वो रस्सियों के लिए पुराने बोरे फाड़कर लंबी पट्टियां बनाने लगा। लकड़ियों को कंधे पर लादकर बरगद तक लाया। धीरे धीरे उसने दो मोटी शाखाओं के बीच लकड़ियां जमानी शुरू की। पहले एक आधार बनाया, फिर उसके ऊपर बारीक टहनियां बिछाई। हर लकड़ी बांधते समय उसकी सांस तेज हो जाती, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। दोपहर तक उसके हाथ में छाले पड़ गए। पसीना माथे से टपकता रहा। शाम तक एक छोटा सा चौकोर ढांचा तैयार हो गया था। अभी सिर्फ ढांचा था, पर मंगरू के लिए वो महल से कम नहीं था। कई हफ्तों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। बरगद की ऊंची शाखाओं पर अब टहनियों और मजबूत लकड़ियों से बना एक सधा हुआ ढांचा खड़ा था। ऊपर सूखी घास और पत्तों की मोटी परत बिछी थी। दीवारों को मिट्टी और गोबर से लीपा गया था। बारिश की बूंदें अब भीतर नहीं टपकती थीं। माँ, अब ये घर गिरने वाला नहीं है। मैंने शाखाएं और जड़ें इतनी मजबूत कर दी हैं कि तूफान भी इसे हिला ना पाए। ऊपर का आसरा सुरक्षित है। पायल और आप दोनों सुरक्षित रहेंगी। हमने अपनी मेहनत और हिम्मत से ये सब कर दिखाया है। अब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हाय मेरे बेटे, तूने कर दिखाया बेटा। लोगों ने हंसा था, ताने मारे थे, पर तू डटा रहा। तेरी हिम्मत और जज्बा देखकर मुझे गर्व हो रहा है। सच में बेटा, तूने साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत और विश्वास ही असली ताकत है। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। सुना क्या? मंगरू ने सच में पेड़ पर घर बना लिया है। पहले लोग हंसते थे, ताने मारते थे, कहते थे कि ये पागलपन है, पर अब देखो घर कितना मजबूत है। पिछले हफ्ते की तेज हवा में भी 1 इंच नहीं हिला। सच में हिम्मत और मेहनत का यही नाम है। अगर जज्बा और धैर्य हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती।
और मंगरू ने ये साबित कर दिया कि इंसान अपने हौसले से सब कुछ कर सकता है। कुछ बच्चे रोज शाम को उसे देखने आते, कुछ औरतें दूर से खड़े होकर कहती, हाँ गरीब जरूर है पर दिल का पक्का है। उसने अपनी मेहनत और जज्बे से सबको दिखा दिया कि दौलत से नहीं, हिम्मत और इरादों से ही काम बनता है। मंगरू ने साबित कर दिया कि इंसान अपने जज्बे और प्यार से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यही असली ताकत है। मंगरू ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी पर गुस्सा नहीं किया, बस चुपचाप अपनी माँ के साथ उस छोटे से घर में रहने लगा। लेकिन हर कहानी में जब मेहनत की रोशनी फैलती है तो कहीं न कहीं लालच की छाया भी जन्म लेती है। गांव के साहूकार तक भी एक खबर पहुंच गई। वो अपनी हवेली के आंगन में बैठा था जब एक आदमी ने आकर कहा, साहूकार जी, वो मंगरू जिसने आपसे मदद मांगी थी, उसने अपने दम पर पेड़ पर घर बना लिया है। पहले लोग हंसते थे, ताने मारते थे, पर अब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। पेड़ पर? क्या सच में? जी साहूकार जी, सच में। लोग कह रहे हैं कि मेहनती है, हिम्मती है, जिसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और हौसले से सबको चौंका दिया। तारीफ? ये कैसे मुमकिन है? वही जिसे मैं दबा देना चाहता था, वही अब सबकी नजरों में मिसाल बन गया। जी, कहते हैं मेहनती है, हिम्मती है। साहूकार की आंखों में हल्की बेचैनी तैर गई। उसे डर था अगर गरीब लोग ये मानने लगे कि मेहनत से बिना साहूकार के भी जिया जा सकता है तो उसका डर, उसका रौब, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। आज एक मंगरू पेड़ पर घर बना रहा है, कल 10 और खड़े हो जाएंगे। अगर लोगों ने डरना छोड़ दिया तो मेरा क्या रहेगा? इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि सबको याद रहे कि मेरी औकात क्या है। तो फिर क्या करेंगे साहूकार जी? उसे रोकने का कोई तरीका नहीं दिख रहा। अभी नहीं, सही वक्त पर कार्रवाई करनी होगी। पहले उसे थोड़ा और उड़ने दो, लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करें, फिर मैं ऐसे गिराऊंगा कि ये सबक उसे हमेशा याद रहे। समझे? हिम्मत दिखाने वालों को कभी भी चुप नहीं रहने दिया जाता। उधर बरगद की ऊंचाई पर बैठा मंगरू अपनी माँ के साथ पहली बार चैन की नींद सो रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी मेहनत अब किसी की आंखों में चुभने लगी है। बरगद की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे आने वाले तूफान की आहट दे रही थीं। उस रात आसमान बिल्कुल शांत था। बरगद की ऊंची शाखाओं पर बना छोटा सा घर चांदनी में चमक रहा था। मंगरू और उसकी माँ कई दिनों बाद सुकून की नींद सो रहे थे। लेकिन गांव के दूसरे छोर पर साहूकार की हवेली में दिया अभी भी जल रहा था। साहूकार ने 2 आदमियों को बुलाया। आज रात काम हो जाना चाहिए। ये मंगरू और इसका पेड़ वाला घर अब ज्यादा दिन तक सबको चुनौती नहीं दे सकता। सही समय पर हर चीज अपने हिसाब से हो जाएगी और जो हिम्मत दिखा रहा है उसे समझना पड़ेगा कि साहूकार की ताकत कितनी बड़ी है। आधी रात के करीब बरगद के नीचे परछाइयां हिलने लगी। 2 आदमी धीरे धीरे तने के पास पहुंचे। उनके हाथ में धारदार चाकू था। उन्होंने ऊपर देखा। लकड़ियों और रस्सियों से बंधा वो छोटा सा घर जो किसी गरीब की उम्मीदों से बना था। पहली रस्सी पर चाकू चला, चर, ऊपर हल्का सा झटका लगा। मंगरू की माँ की आंख खुल गई। बेटा, कुछ आवाज आई। मंगरू उठ बैठा। उसने नीचे झांका। अंधेरे में 2 साए दिखाई दिए। दूसरी रस्सी कटने लगी। मंगरू बिना सोचे समझे नीचे उतरने लगा। हाथ फिसल रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचा, उसने जोर से आवाज लगाई। कौन है वहाँ? क्यों काट रहे थे रस्सियां? दोनों आदमी घबरा गए। एक भागने लगा, दूसरा लड़खड़ा गया। क्या घर को गिराने आए हो? बताओ, क्या सोचकर ये काम कर रहे हो? हमें छोड़ दो, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हमें भेजा गया है, मजबूर हैं। किसने भेजा तुम्हें? नाम दो, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने हमारे मेहनत और हमारी सुरक्षा के खिलाफ हाथ बढ़ाया। साहूकार ने भेजा। उसने ही कहा था कि रात में आकर रस्सियां काट दो ताकि पेड़ वाला घर अपने आप गिर जाए। हम तो बस उसका हुक्म मान रहे थे। हमें छोड़ दो। क्या हुआ बेटा? इतनी हलचल क्यों है? तू ठीक तो है ना? मेरा दिल घबरा रहा है। साफ साफ बता, क्या बात है? माँ, अब ये सीधी लड़ाई नहीं है।
सामने से आकर कोई कुछ नहीं कह रहा, पीछे से वार कर रहे हैं। हमें अब और सावधान रहना होगा। ये सिर्फ घर बचाने की बात नहीं, हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश है। संभल कर पर डटे हुए। उस रात उसने फिर से हर गांठ को कस कर बांधा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन पहले से ज्यादा मजबूत था। बरगद की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे गवाह हों कि अब ये सिर्फ घर की लड़ाई नहीं, सम्मान की लड़ाई है। दूर हवेली की छत पर खड़ा साहूकार अंधेरे में पेड़ की ओर देख रहा था। उसे लगा था आज एक गरीब डर जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था आज एक गरीब जाग गया है। तीन दिन बाद दोपहर के समय गांव की पगडंडी पर धूल उड़ती दिखाई दी। साहूकार अपने 2 आदमियों के साथ सीधे बरगद के नीचे आकर रुका। ऊपर बने घर की तरफ देखते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, मंगरू, ओ मंगरू, नीचे उतर अभी के अभी। बहुत उड़ लिया तू पेड़ पर बैठकर। नीचे आ, आज तुझसे सीधी बात करनी है। छिप मत ऊपर, साहूकार से भागकर कहाँ जाएगा? सुन रहा है ना? नीचे उतर, वरना मैं खुद ऊपर चढ़ाऊंगा। मंगरू नीचे आया। माँ भी दरवाजे के पास खड़ी हो गई। साहूकार ने बिना भूमिका के एक कागज हवा में लहराया। ये जमीन मेरी है, कागज मेरे नाम पर है, समझा तू? यहाँ एक पत्ता भी हिलेगा तो मेरी मर्जी से। तूने मेरी इजाजत के बिना यहाँ घर बनाने की हिम्मत कैसे की? ये तो गांव की खाली जमीन थी साहूकार जी। बरसों से किसी ने इसे अपना नहीं कहा। जब हम बेघर हुए तब यही जगह सहारा बनी। हमने किसी का हक नहीं छीना, बस अपने सिर पर छत बनाने की कोशिश की है। खाली थी तो क्या हुआ? कागज मेरे नाम है, समझे? कानून मेरे साथ है। बिना मेरी इजाजत पेड़ पर घर बनाने की हिम्मत कैसे हुई? या तो हर महीने किराया दे, मोटा किराया, या फिर 7 दिन के अंदर इसे खाली कर दे। किराया? बेटा, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे मुश्किल से जुटते हैं। हम किराया कहाँ से देंगे? हम तो बस सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं। 7 दिन, बस 7 दिन। उसके बाद या तो किराया मेरे हाथ में होगा या ये घर यहाँ से हट जाएगा। और अगर तुमने नहीं हटाया तो मैं खुद हटवा दूंगा, समझे? गांव वालों में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग नजरें झुकाकर खड़े रहे, कोई आगे नहीं आया। मंगरू ने कागज की तरफ देखा। वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन अपमान समझ सकता था। अगर जमीन आपकी है तो पहले कभी बताया क्यों नहीं? तब जरूरत नहीं थी, अब है। मंगरू ने माँ की ओर देखा। माँ की आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी। कुछ पल की खामोशी के बाद मंगरू बोला, 7 दिन में जवाब दूंगा। 7 दिन बाद मैं खुद आऊंगा, तैयार रहना। वो चला गया। बरगद की छाया फिर भारी लगने लगी। 7 दिन पूरे होने से एक दिन पहले ही गांव में हलचल मच गई। मंगरू ने खुद सरपंच के घर जाकर कहा, मैं पंचायत के सामने सच रखना चाहता हूँ। अगले दिन बरगद के नीचे नहीं बल्कि पंचायत चौपाल में भीड़ जमा थी। बीच में सरपंच बैठे थे, एक तरफ साहूकार, दूसरी तरफ मंगरू और उसकी माँ। साहूकार आत्मविश्वास से भरा था। उसने वही कागज फिर निकाले। ये देखिए, जमीन मेरे नाम है, इसने बिना पूछे कब्जा किया है। चौपाल में कानाफूसी होने लगी। सरपंच ने कागज हाथ में लिए ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने गांव के पुराने लेखपाल को बुलाया। लेखपाल ने कागज पलटा, मुहरें देखी, तारीख देखी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, सरपंच जी, इन कागजों की मुहर नकली है। भीड़ में हलचल। साहूकार के चेहरे का रंग बदल गया। लेखपाल आगे बोला, और ये जमीन पंचायत की सामूहिक जमीन है, किसी एक के नाम नहीं। सरपंच की आवाज कठोर हो गई। साहूकार जी, क्या आप गरीब को डराने के लिए नकली कागज बनवा कर लाए थे? मंगरू चुप खड़ा था। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। सरपंच ने फैसला सुनाया। पहला, बरगद की जमीन पंचायत की है। मंगरू ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। दूसरा, नकली कागज बनवाना अपराध है, साहूकार को चेतावनी दी जाती है। तीसरा, मंगरू के परिवार पर जो पुराना कर्ज है उसे लौटाने के लिए पंचायत 1 साल का समय देती है। इस दौरान कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। भीड़ में तालियों जैसी आवाज गूंज उठी। मंगरू ने पहली बार सिर ऊंचा करके साहूकार की ओर देखा। उसकी आंखों में घमंड नहीं था, बस सम्मान था। साहूकार बिना कुछ कहे उठकर चला गया। बरगद की शाखाओं पर हवा चल रही थी। आज वो पेड़ सिर्फ आश्रय नहीं था, न्याय का प्रतीक बन गया था। बेटा,
सच देर से सही जीतता जरूर है। अब मैं ये घर सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए मजबूत बनाऊंगा जिसे कभी डराया गया हो। पंचायत के फैसले के बाद जैसे हवा ही बदल गई। जो लोग पहले दूर खड़े देखते थे अब पास आकर कहते, मंगरू तुम्हारा पेड़ वाला घर तो अनोखा है। धीरे धीरे उसकी चर्चा सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, पास के कस्बे में बात पहुंची, फिर शहर तक। शहर में लोग ऐसे घरों को ट्री हाउस कहते थे, पेड़ों पर बने खूबसूरत घर जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं। एक दिन 2 शहर के युवक मोटरसाइकिल से आए, ऊपर बने घर को देखकर बोले, यही है वो जगह, कमाल है, पेड़ पर बना हुआ घर, इतना सुंदर और मजबूत। क्या हम एक रात यहाँ रुक सकते हैं? बस एक रात का अनुभव लेना चाहते हैं। रुकना? यहाँ पेड़ पर? अब सच में ठहरना चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं, हम पैसे देंगे। हमें शहर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आपकी मेहनत की बहुत चर्चा सुनी है, सोचा खुद आकर देखें, और अगर आप इजाजत दें तो एक रात यहाँ रहकर इस जगह का मजा लें। मंगरू ने माँ की तरफ देखा। माँ की उम्मीद थी। उस दिन पहली बार उसके घर में मेहमान ठहरे। रात को हवा में झूलता बरगद, ऊपर खुला आसमान, पत्तों की सरसराहट, शहर वालों को वो सुकून मिला जो उन्हें पक्के मकानों में नहीं मिलता था। अगले हफ्ते फिर लोग आए, फिर और लोग। किसी ने शहर में जाकर बताया, एक गांव में असली ट्री हाउस है। धीरे धीरे वो जगह मशहूर होने लगी। मंगरू ने घर को और मजबूत बनाया, बांस की सीढ़ी लगाई, अंदर छोटी सी खिड़की बनाई। जो लोग ठहरते कहते, यहाँ तो मन शांत हो जाता है। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा होने लगे। मंगरू ने सबसे पहले क्या किया, वो सीधे साहूकार के घर गया। दरवाजे पर खड़े होकर बोला, ये आपके कर्ज के पैसे हैं, पूरा हिसाब एक एक पाई जोड़ कर लाया हूँ। जितना लिया था उतना ही नहीं, ब्याज समेत सब चुका दिया है। अब से हमारे बीच कोई उधार नहीं रहा। साहूकार जी, आज से हम आपके कर्ज से आजाद हैं। साहूकार ने चुपचाप पैसे लिए। आज उसकी आवाज में वो पुराना रौब नहीं था। मंगरू मुड़ा तो उसके कदम हल्के थे। आज वो किसी का कर्जदार नहीं था। समय बीतता गया। बरगद का घर अब सिर्फ आश्रय नहीं, एक पहचान बन चुका था। मंगरू ने पास में 2 और छोटे ट्री हाउस बना दिए। गांव के 2 लड़कों को काम दे दिया। माँ अब मुस्कुराते हुए कहती, देखा बेटा, जिस पेड़ को लोग पागलपन कहते थे, जिस पर घर बनाने की बात सुनकर सब हंसते थे, उसी ने हमारी जिंदगी बदल दी। वही हमारा सहारा बना, वही हमारी इज्जत लौटाने का कारण बना। लोग ताने मारते रहे, पर उसी पेड़ ने हमें सिर उठाकर जीना सिखा दिया। मंगरू शाम को ऊपर बैठकर सूरज ढलते देखता। वही बरगद, वही हवा, लेकिन जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ मेहनत पर विश्वास था। उसने मन ही मन कहा, जिसे लोग मजाक समझें, अगर उस पर यकीन हो तो वही एक दिन पहचान बन जाता है। बरगद की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे उसकी जीत पर आशीर्वाद दे रही हों। बरगद के पेड़ पर बने घर ने मंगरू की तकदीर बदल दी थी। अब उसके पास मेहनत की कमाई थी, सम्मान था और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास था। लेकिन एक दिन शाम को जब वो अपनी माँ के साथ नीचे बैठा था, उसकी नज़र दूर अपने पुराने मिट्टी के घर पर पड़ी। वही घर जिसकी दीवारें कभी टपकती थीं, वही आंगन जहाँ कभी उसकी पत्नी हंसती थी। मंगरू कुछ देर चुप रहा। माँ ने पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? कब से चुप बैठा आसमान की तरफ देख रहा है? मन में क्या चल रहा है? माँ, पेड़ ने हमें मुश्किल वक्त में सहारा दिया, हमें संभाला, गिरने नहीं दिया। लेकिन हमारी जड़ें तो इसी मिट्टी में हैं, जहाँ बाबूजी की यादें हैं, जहाँ हमारा बचपन बीता। अब वक्त आ गया है कि हम अपना पुराना घर फिर से खड़ा करें। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। घर चाहे छोटा हो, टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों ना हो, पर अपना होना चाहिए। अपनी मिट्टी की खुशबू ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। धीरे धीरे कच्ची दीवारों की जगह मजबूत दीवारें खड़ी हो गईं। छत पर टीन नहीं, इस बार पक्की ढलाई हुई। मंगरू अब अपनी माँ और अपनी छोटी बेटी के साथ वहीं रहने लगा। हाँ, उसकी बेटी। पत्नी के जाने के बाद वही तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अब बेटी के हाथ में किताबें थी, वो पास के स्कूल जाने लगी थी। एक दोपहर जब मंगरू आंगन में चारपाई पर बैठा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला। सामने साहूकार खड़ा था। न चेहरे पर वही अकड़, न आवाज में वही कठोरता। वो धीरे धीरे अंदर आया, चारों तरफ देखा। नया घर, साफ आंगन, पढ़ती हुई बच्ची। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, मंगरू, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बैठिए।
मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, नकली कागज बनाए, लोगों को भड़काया, रात में तुम्हारा घर गिरवाने की कोशिश की। मुझे डर था कि अगर तुम सफल हो गए तो लोग मुझसे डरना छोड़ देंगे। डर से कोई बड़ा नहीं बनता। आज देख रहा हूँ, जिसे मैं गिराना चाहता था वो मुझसे ऊंचा खड़ा है और मैं अपने ही घमंड में छोटा हो गया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आंगन में हल्की हवा चली, तुलसी के पत्ते हिले। मंगरू कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मैंने उस रात ही तय कर लिया था कि मैं नफरत नहीं पालूंगा। आपने जो किया उसने मुझे मजबूत बना दिया। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो गांव वालों से सम्मान से पेश आइए। वो उठकर जाने लगा। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। आंगन में खेलती बच्ची, दीपक जलाती माँ और आत्मसम्मान से खड़ा मंगरू। उसकी आंखों में पहली बार ईर्ष्या नहीं, सम्मान था। शाम को मंगरू अपनी बेटी के साथ बरगद के पेड़ तक गया। ऊपर ट्री हाउस हवा में झूल रहा था। एक गरीब लड़का जिसने पेड़ पर घर बनाया था, अब अपने पक्के घर में इज्जत से रह रहा था और उसके दिल में कोई बदला नहीं, सिर्फ संतोष था। बरगद की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कह रही हूं, जिसने जड़ें नहीं छोड़ी उसे ऊंचाई से कभी डर नहीं लगा। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मेहनत और अडिग विश्वास किसी भी विपरीत परिस्थिति को बदल सकते हैं। घमंड और लालच क्षणिक होते हैं, लेकिन धैर्य, ईमानदारी और साहस अंततः इंसान को सम्मान और स्थायी सुख दिलाते हैं। आप मंगरू के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या गरीब को भी आगे बढ़ने का सामान्य मौका मिलना चाहिए? अगर कहानी पसंद आई तो अपनी राय जरूर शेयर करें।